सवाल ये था कि सर क्योंकि जब आपको पहला मौका जब ए आर रहमान साहब से मिला था उसके लिए 5 साल लग गए थे सर। वो इंसिडेंट हम जानना चाह रहे थे कि वो एक अवार्ड फंक्शन में आपकी मुलाकात हुई थी हाँ जी, एंड देन उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन आप उसका इंतज़ार जो था वो काफ़ी लंबा चला गया। नहीं, उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था। जी। वो था कि 98 अप्रैल में हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था। ओके। जो मेरे बैंड का एल्बम था, जी। ग्रुप का, सिल्क रूट का। जी। और उसमें 10 गाने थे एल्बम में, जिसमें डूबा डूबा पहला गाना जी। आया था उसका जी। वीडियो, फिर बूंदे आए हैं और जी। ये सब जारी है। जी। तो 98 अप्रैल में ये रिलीज हुआ था एल्बम, और 98 नवंबर में जी। बहुत बड़े एक नॉन फिल्म म्यूजिक अवार्ड्स हुए थे ओके। दिल्ली में। ओके। बहुत बड़े, जिसमें विदेशी आर्टिस्ट भी आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े। ओके। और हिंदुस्तान के सारे दिग्गज वहाँ पर ओके। प्रेजेंट थे। ओके। और जिसमें रहमान साहब भी थे, आशा जी भी थी जी। सोनू भाई थे, देर जी थे, और भी बैंड्स थे, बाहर विदेशी बैंड्स भी थे। जी। 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 और उस शाम, ये नवंबर की बात है, उस शाम हमको 4 अवार्ड मिले थे सिल्क रूट को। ओके। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर, ओके। बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर, ओके। एंड बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। ओके। तो जब मैं तीसरा या चौथा अवार्ड लेके नीचे उतरे हम स्टेज से, तो रहमान साहब दिख गए थे सामने। तो रहमान साहब ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बोलने लगे भाई आपका जो ग्रुप का साउंड है, जी। जी। वो अच्छा है बहुत और फ्रेश है। जी। तो आपने कभी फिल्मों में गाया है? तो मैंने बोला जी मैंने तो अभी तक गाया नहीं कभी। तो उन्होंने बोला ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। और हम लोग फिर चले गए अपने टेबल में बैठने के लिए। जी। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं बुलाऊंगा, जी। जी। खाली उन्होंने पूछा था बस। पर मुझे लगा कि शायद पूछा है तो बुला लेंगे। पर वो फिर 5-6 साल बाद फ़ोन आया एक दिन अचानक रात को, उनके ऑफिस से। और फिर प्रसून का फ़ोन आया मुझे, प्रसून जोशी जो है, जी। 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 बड़े प्रिय मित्र हैं मेरे। ओके। उनका मुझे फ़ोन आया लेट रात को कि क्या कर रहे हो और कल आप चेन्नई आ सकते हो। जी। तो मैंने बोला जी क्यों, क्या है चेन्नई में? तो बोलते आ जाओ फिर बताएंगे। तो मैं चेन्नई गया। और तो वो रंग दे बसंती का गीत जो प्रसून जोशी जी लिखा था, ने लिखा हुआ था, रहमान साहब ने उसको खून चला करके गीत। हाँ, तो 5-6 साल बाद फोन आता है ना, तो सरप्राइज होता है। सरप्राइज और सब्र जो चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पहले एमएससी फिर एनएसडी, क्या मतलब उस वक्त तक तय नहीं था कि क्या करना है जिंदगी में? देखिए, मैं आर्टिस्टिक नेचर का था शुरू से। तो मैं बहुत थिएटर करता था और संगीत करता था, गाना भी कंपोज करता था कॉलेज में। पर मैं हिमाचल के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ, और मेरी जो नेचर थी वो थोड़ी स्पिरिचुअल मैं कहूँगा उसको। तो मुझे मटेरियल दुनिया से खास इंटरेस्ट नहीं था। जी। और मुझे नहीं लगता था, कभी ख्याल नहीं ना था कि मैं बॉम्बे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ। मुझे लगता था पहाड़ों में अच्छा है, मैं गीत गा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और नौकरी चलो कहीं लग जाएगी तो अच्छा है, नौकरी तो चाहिए होती है गुजर बसर के लिए। जी। जी। लेकिन मेरे कुछ मित्र थे हिमाचल में, वो थिएटर करते थे, एक्टिंग करते थे। तो मैं भी उनके साथ जुड़ा रहता था। तो हम लोग फिर मैंने एनएसडी की थिएटर वर्कशॉप्स भी लगाई कुछ। ओके। और संगीत चलता रहा साथ में। जी। और फिर एक दिन एक अचानक मूड आ गया कि संगीत में। सर फौज में जाने का सपना क्यों छोड़ दिया? हाँ जी, फौज में जाने का सपना क्यों छोड़ दिया? फौज में सपना तो बड़ा था मेरा, बहुत मुझे एक्साइटिंग लगता था फौज में जाना। आज भी मुझे जो फौज जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि फौज में एडवेंचर की लाइफ है और टफ लाइफ होती है। और मुझे हमेशा से पहाड़ों में बहुत घूमने का शौक था, ऊपर नीचे। तो कई बार मैं हफ्ता जंगलों में रहना दोस्तों के साथ। तो फौज में जाने का बहुत शौक था। लेकिन फौज में जाना भी आसान नहीं होता है। वहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर फिजिकल होता है, और फिर वाइवा होता है, बातचीत होती है। तो इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। जी। जी। सर संगीत की बात करें तो चाहे फिल्मों की हो चाहे हमारी संस्कृति की हो, हमेशा से आत्मा है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड से इतर संगीत की एक पैरेलल इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं है, जिस तरह से अमेरिका में है या यूरोप में है, जिस लेवल पे उनको पैसा मिलता है। क्या मानते हैं, कहाँ एक कमी रह गई है इस चीज़ में? देखिए, हमारे यहाँ फिल्मों में जो संगीत है वो एक शुरू से एक प्रथा हमारे यहाँ रही है। जैसे डांस ड्रामा होता है, जैसे गांव में थिएटर होता है, उसमें थोड़ा एक्टिंग होती है, फिर गाना गाया जाता है और गाने में चीज़ें व्यक्त करी जाती हैं। तो वही चीज़ हमारी फिल्मों में आ गई। तो शुरू में जैसे फिल्म है कोई, उसमें क्योंकि हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो इमोशनल होते हैं, तो स्टोरी चल रही है। फिर अगर गम की कोई बात हुई है,
दुख की बात है, तो उसको फिर व्यक्त करने के लिए जी। गीत का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तो हमारे जो राग हैं, हमारी जो रागनियाँ हैं, उनमें जो दर्द होता है वो ऑडियंस तक पहुंचता है और ऑडियंस जो उस किरदार का जो दुख है उसको और ज़्यादा महसूस करती है। तो वो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है जो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन नॉन फिल्म संगीत भी इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। नॉन फिल्मी भजन, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, लोक संगीत होता है बहुत सारा। तो उसमें पैसा नहीं है। हाँ, उसमें पैसा कम है, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जो कि हमारा फिल्मी संगीत है वो एक्चुअली वहीं से निकला हुआ है सारा। हाँ, शास्त्रीय और फोक संगीत से, लोक संगीत से ही सारा संगीत निकला है। मैं तो बोलता हूँ क्लासिकल संगीत भी लोक संगीत से निकला है, क्योंकि जो एक भैंसे चराने वाला एक गांव का आदमी 300 साल पहले जंगल में गा रहा है, कुछ खेत में गा रहा है, वहाँ से उत्पत्ति जो होती है सुर की और चीज़ों की, फिर उसको जो पंडित लोग होते हैं वो उसको रिफाइन करके उसको चीज़ें बनाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है, पैसा तो कमर्शियल चीज़ों में बहुत होता है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कोई खेतों में काम कर रहा है और एक गीत गा रहा है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल गीत होते हैं, जो कई सौ साल से दादी अम्मा बच्चों को और आगे सब लोग चलता है, शादी ब्याह में आते हैं, वो भी हमारा कल्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है। सर एंडिंग करते हैं सर। एक जो पहाड़ी गीत जो है आपका, बहुत हमने क्योंकि लॉकडाउन में भी सुना है हमने, अगर एक सर 4 लाइन अगर आप प्लीज़। ओके। ओ माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। ओ माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच।